थे जो कॉमन वकला थे, हमें तो आके कुछ वकला मिले जो पीपल्स पार्टी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की पार्टी में है, लेकिन ये बात बड़ी जुल्म बड़ा हो रहा है। बल्कि वहाँ निहाल हाशमी साहब भी थे, वो तो हमारी जमात के नहीं हैं, सारे वहाँ मौजूद थे, क्योंकि एक कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। तो ऑनरेबल जज ने उनका केस डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि उन्होंने कहा केस ही नहीं है, गलत है, सारा डिस्चार्ज हो गया। केस डिस्चार्ज होने के बाद हसन न्याजी को वकला लेके गए बार रूम में। उन्होंने कहा जब तक ऑर्डर आपका आ जाए रिटर्न, हम बार रूम में बैठते हैं। बार रूम में लोग तस्वीरें खिंचा रहे थे, यहाँ सारा कुछ। अब हसन न्याजी एक फ्री मैन था, बिकॉज उसके ऊपर कोई यहाँ कराची में और FIR नहीं थी। लेकिन कल रात 6 बजे की फ़्लाइट थी, हमने कहा वापस लाहौर जाएं। उन्होंने कहा जी हमने वापस जुडिशल कस्टडी में देना लाहौर की, एक FIR रह गई जिसकी आज सुबह हियरिंग होनी थी। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आप हम 6 बजे की फ़्लाइट ले लेते हैं, क्योंकि 3 बज गए, यहाँ से सीधा चले एयरपोर्ट, आप साथ चले, जो IO है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, और आप चले जाएं इनको लेके साथ। मैंने कहा मैं भी साथ चलता हूँ आपके, जहाज़ में तो नहीं भाग सकते ना खोल के, वो जहाज़ खोल के तो नहीं भागेगा, और वहाँ उतरेंगी तो आप टेक ओवर कर लीजिएगा। लेकिन वो कल नहीं हुआ। रात तक हम सुनते रहे कि वो अब हो रहा है कि जब हो रहा है। फिर हमें कहा गया कि सुबह हो जाएगा, सुबह की फ्लाइट चलाएंगे। लेकिन हसन न्याजी अभी तक हवालात में है, कोई केस उनके ऊपर सिंध में नहीं है, वो अभी भी गडाब थाने में बैठा हुआ है और उसके ऊपर कोई केस नहीं है। जबकि एक और पिटिशन लगाई थी फौरन उसके बाद ट्रांजिट बेल की, जिसमें जज साहब ने यह फरमाया, दूसरे कोर्ट में, जिसमें जज साहब ने फरमाया कि हसन न्याजी को फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट 2 बजे के करीब, ये बात उनका था 2-2:30 बजे, कि फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट पे जाना होगा, लाहौर भेज दें वापस। अभी तक फ्लाइट नहीं मिली है, हालांकि 6 बजे टिकट भी था और सीट नंबर भी अलॉट हो चुके थे, लेकिन वो आज तक बेचारा थाने में बैठा हुआ है। इसी तरह जो हमारे पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर में कराची के ऊपर तो यहाँ भी हुआ है, जो हमारे सोशल मीडिया के लोगों को बग़ैर वारंट के, बग़ैर किसी FIR के, बग़ैर किसी केस के, सादे कपड़ों में लोग आके घरों से उठा के ले जा रहे हैं। पुलिस वालों से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये आप FIR लाएँ, वारंट लाएँ, आप उसके बाद आपने जो कार्रवाई करनी करें, लेकिन घरों में घुस के, जैसे कि आपने MPA को उठाया बग़ैर स्पीकर की परमिशन के, कोई वो केस नहीं था, अरसलान गुमन को उठाया तो वो बग़ैर स्पीकर की परमिशन। इस तरह का कानून अभी जंगल जस्टिस है, तो ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं, पाइनएप्पल रिपब्लिक बन गई है। ये मैं पहले शुरू से करना चाहता। दूसरा जो इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट इशू है मुल्क में, ये जो कल एक रिफॉर्म्स बिल आ गया है जनाब सुप्रीम कोर्ट का, ये जो बिल आया है, ज़रा मुझे बताएं कि देखें, रिफॉर्म्स हमेशा अच्छे होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर रिफॉर्म्स किए जाएं अच्छी बात है, वक्त के साथ साथ हालात भी बदलते हैं तो रिफॉर्म्स भी होने चाहिए। लेकिन मुझे बताएं कि ये जो टाइमिंग है इसकी, इस पे तो पूरी कौम को शक है, बड़ी डूबियस है, जैसे कहते हैं, शक की निगाह से टाइमिंग देखी जा रही है। क्यों कि PDM की हुकूमत की इसमें अब डेस्परेशन नज़र आ गई है। देखिए ये जो करंट चीफ जस्टिस साहब हैं बंदयाल साहब, इनका टेन्योर शायद सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने कितने सुओ मोटो लिए हैं अभी तक? 2 या 3, कोई ज़्यादा सुओ मोटो तो नहीं लिए। अब इनको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस थे तो ऐसा लगता था सुओ मोटो को ताकत की इंजेक्शन लग गया है, स्टेरॉइड्स नहीं कहते, हर चीज़ में सुओ मोटो होता था। सुबह उठ के 4-5 सुओ मोटो ऐसे ही हो जाते थे। उस वक्त तो बड़े खुश थे ये, उस वक्त क्यों नहीं ये बिल लेके आया हुकूमत ने? उसके बाद हुकूमत में आ चुके हैं। ये जो बिल है ना,
अब इसको ये रेट्रोस्पेक्टिव भी अलाउ कर रहे हैं, यानी कि पीछे वाले अगर ये अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये असल में इसके पीछे मैलिफाइडी ये है कि वो नवाज शरीफ के केस या जहांगीर तरीन के और इस तरह के जो केसेस हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, उनको भी अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपील करने की, तो जो फिर अप्रैल का 2022 का वर्डिक्ट था डिप्टी स्पीकर के डिसीजन का नो कॉन्फिडेंस वोट वाला, वो भी चैलेंज होगा, वो भी वैलिड होगा। और अगर इतना सिंपल है और इतना ज़रूरी था तो फिर ये कानून में अमेंडमेंट होनी थी। बिल तो आप आज ले आए तो दूसरी हुकूमत आएगी, बिल उड़ा देगी आपका, टेम्परेरी है ना। कानून में अमेंडमेंट होनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके लिए इनके पास नंबर्स नहीं है। और अगर ये सोचते तो अगर हमारे साथ ये हमारे तो सारे कोर्ट्स ने इस्तीफे यानी कि हमारे सस्पेंड कर दिए हैं, सारे पाकिस्तान के कोर्ट्स हैं सारे, तो अगर ये सोचते हमसे बात करते बड़ी सारी चीज़ें हमसे डिस्कस कर सकते थे। असल में बात करने को ये तैयार नहीं है। मुल्क में फसादात और केओस ये पीडीएम के और इनके इत्तेहादी और ये सारे चोर डाकू जो मिलके ये चाहते हैं, उसकी वजह यह है कि इनको अपनी सियासी कब्र भी नज़र आ रही है और सियासी मौत पे मलिकुल मौत लेके खड़ा हुआ है इनकी सियासत के ऊपर, वो पर्ची लेके कि भाईजान आपने किया इस मुल्क के साथ। ये इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं और हंगामा आ रही। और ये FIR जो इमरान खान साहब के ऊपर 150 हो गई उनकी, अभी तक नहीं हुई, 100 तो हो गई थी, हाँ बस 143 पे खेल रहे हैं अभी, तो वो 150 भी ये जो रिकॉर्ड FIRs हैं ये, और सारों के ऊपर हमारे सबके ऊपर हम पे भी हैं, तो ये इन पे भी हैं, आप पे भी है ना, दो हैं ATC मेरे पे 3 है, मैं आपसे बताता हूँ। तो ये जो सारी हैं ये FIR हैं, ये सिर्फ हंगामा आ रही, ये इलेक्शन से भागने का काम है इनका। और जमहूरियत में कोई तारीख में जमहूरी पार्टी इलेक्शन से तो भागती है, इसका मतलब है कि वो एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है, उनको पता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ। तीसरी चीज़ जो जल्दी से मैं इसके ऊपर बात कर लूँ, वो मरियम सफदर साहिबा हैं, जो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में वो और उनकी जो छोटी वाली मरियम है, मेरे ख्याल में देखें खातून है, ख़वातीन का हमारे माशरे में बड़ा एहतराम है। इन्होंने तो कभी नहीं किया था बेनज़ीर भुट्टो शहीद का, लेकिन मैं कोई भी गैर अखलाक़ी बात नहीं करूँगा, वैसे भी रमज़ान है, लेकिन जिस तरह की ज़बान ये इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे चेयरमैन के लिए, वो कहती हैं 10 थप्पड़ मारने चाहिए। वो एक न्यूक्लियर पावर्ड इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक मुल्क, मुमलिकत खुदादात का इंटीरियर मिनिस्टर कत्ल की धमकी दे देता है पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को। वो आके कहती हैं कि हमारे पास जजेस की और जर्नल्स की और ब्यूरोक्रेट पता नहीं किस किस की वीडियो है, और ब्लैकमेल करती हैं, और सारा मुल्क कौम खामोश है, सारे इदारे खामोश हैं। मैं तो ये माशरा गया किधर? छोटे छोटे बच्चे अब सवाल उठाने लग गए हैं। इनका खुद का जो बैकग्राउंड है वो हर चीज़ झूठ है, यानी कि बचपने से आप देख लें ना, बचपने से देख लें। वो किंग एडवर्ड में दाखिला कराया, वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि क्लास भी नहीं जाती थी। वो जिसने निकाला वो उनके वालिद साहब जो PM थे उस वक्त, उन्होंने उसी को निकाल दिया, किंग एडवर्ड के प्रिंसिपल को ही फारिग कर दिया। उसके बाद कहा जी मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन नेस्कॉल कंपनी इनकी है और 100% शेयर इनके हैं, और सारी कंपनियां प्रॉपर्टीज जो हैं चारों अपार्टमेंट वो नेस्कॉल के अंडर है। भाई जब प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आपके नाम पे तो नहीं हो, तो नेस्कॉल के नाम पे, तो नेस्कॉल किसके नाम पे है? हाँ, सारे शेयर आपके हैं। वो आप कहते हैं कि पागल बनाने की बातें। जो 2013 में क्या किया, 3,500 कैनाल प्राइम लैंड रायवेंड में ट्रांसफ़र हुआ इनके नवाज शरीफ के, इनके ख़ानदान के लोगों के नाम पे। उसमें से 1400 मरियम के नाम पे ट्रांसफ़र हुआ। पूरे लाहौर प्लान का मास्टर प्लान, सिटी का मास्टर प्लान जो 2004 में हुआ था, वो इलीगली अमेंड करवा के और इनके लैंड एक्विजिशन को फैसिलिटेट करने के लिए वो कर दिया। लेकिन इनकी तो पाकिस्तान में क्या, अमेरिका में क्या, दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वो 1400 कैनाल किसके हैं? और आखिरी बात यह कि जो 14
11 अगस्त 2020 को मरियम नवाज साहिबा को जब नैब ने बुलाया था अपना सोर्स बताने का, इन्होंने वहां किया था, भूल ना जाए कौम, पथराव किया था नैब के दफ्तर में, गाड़ी की डिक्की में पत्थर लेके गए थे, डिक्की खोल के पत्थर निकाल के मारे थे, ये पथराव करके आ गए थे, हंगामा आराई हो गई। और यहां खान साहब खुद जा रहे हैं, अब तो बता नहीं रहे, खुद जा रहे हैं। उस दिन तो लोगों के साथ लोग साथ गए थे ना, बहुत सारे खुद गए थे लोग, अब वो बगैर पता चुपके से खुद चले जाते हैं, लाहौर भी चले गए, इस्लामाबाद भी चले गए, ताकि ये भी ना हो। देखें, दो कानून हो नहीं सकते दुनिया में। और जो आखिरी चीज़ मैंने ख़ास तौर पे जतोई साहब को और क्यू हाकिम को, करीम जतोई जो लाके जतोई साहब के साहबजादे हैं, और दादू में हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी हैं सिंध में, और दादू का जो डिस्ट्रिक्ट है वो पूरा देखते हैं। मैं जल्दी जो हैदराबाद में हुआ है मैं ज़रा बताना चाहता हूँ आपको, और ये कौम ज़रा खुदा गौर से समझे कि हुआ क्या है। एक एक बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ फैक्ट पे, अगर गलत कह रहा हूँ तो कोई चैलेंज कर दे, बड़ा आसान अल्फाज में समझाऊंगा। पहले क्यों हाकिम साहब जो हमारे DGS हैं सिंध के, मैं ज़रा बताऊँ, हैदराबाद में 15 जनवरी को इलेक्शन होता है, जैसे पूरे इस सिंध के जो जोन या पार्ट 2 था लोकल बॉडीज़ का, उसमें क्या हुआ सबको पता है। लेकिन अब आ जाए स्पेसिफिक पे, 28 UC 28 और UC 35 मियाँ सरफराज टाउन हैदराबाद में, इसमें एक वार्ड में के एक पोलिंग स्टेशन के, दोनों के, एक वार्ड के एक पोलिंग स्टेशन के बैलेट बॉक्सेस लेके कोई भाग गया, क्योंकि वो हार रहे थे। अब इलेक्शन कमीशन ने 28 को हुआ ना, ये अभी दोबारा 26 तारीख को रीपोल करवाया, एक पोलिंग स्टेशन, एक वार्ड के एक पोलिंग स्टेशन पे, पूरे UC में भी नहीं, NA के PS की बात नहीं कर रहा मैं, शहर की बात, मैं एक वार्ड के एक पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं। 4 DSP लगे, दर्जनों मोबाइलें पुलिस की वहां लगी, उसके बावजूद सर फटे, फायरिंग हुई, लोग जख्मी हो गए, एक तूफान बदतमीजी जरदारी माफिया ने लगाया हुआ था, और पुलिस की छतरी के नीचे खुले आम बदमाशी कर रहे थे, उनकी निगरानी में खुले आम एक वार्ड का इलेक्शन हो रहा है, एक पोलिंग स्टेशन है इतने बड़े पाकिस्तान का, उसके बावजूद UC 28 जबरदस्ती, वो हम उस वक्त बाकी जो 3 वार्ड हैं, एक में UC में 4, वो जीते हुए हैं हम UC 28, वो हमें ज़बरदस्ती हरवाया गया, और UC 35 हम जीत गए, हमारे पास कंपाइल्ड रिजल्ट भी आ गया, 20 वोटों से तहरीक इंसाफ UC 35 वो जीत गई, क्योंकि उस वार्ड का इलेक्शन में उन सारे हंगामा रही के बावजूद। अब क्या करते हैं, अगले दिन पूरी UC का रिकाउंट कर दिया, जो 15 जनवरी को हुआ था वो उनका नहीं, उस वार्ड का, और 350 वोट रिजेक्ट कर दिए, और वो भी उनको अब UC दे दी। रिजल्ट हमारे पास आ गया था, ना कोई डर गया ट्राइब्यूनल में, ना कोई इलेक्शन कमीशन के धक्के खाए हमने, हमारे लोग खुद ही फैसला हुआ, खुद ही ये सारा तमाशा हो गया। ये हाल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इसी तरह यहां क्या हुआ मेहड़ में, यहां पे, यह आखिरी बात मैं कह रहा हूं, फिर आपके सवाल ले लो। यहां पे 14 वार्ड है टाउन कमेटी के, 8 तहरीक इंसाफ जीती, 5 पीपल्स पार्टी जीती, और 1 शहीद भुट्टो जीती। ठीक हो गया जी। जब जीते तो हमारे जो GS है ना, GS को उठा के ले गए रात को घर से, वहां धरना दिया गया उसकी रिहाई के लिए, फिर रिजल्ट रोक रहे थे। इन सब तमाशों के बाद वो रिलीज भी हुआ, उस पर ATC लगा दी। सच क्यों बोला, सच नहीं बोलो ATC लग जाएगी।
कौम को ये ना तरबियत हो के सच बोलें, कौम को नहीं दिखाना कहीं इलेक्शन में धांधली हो रही है, कौम को ये नहीं बताना कि लूट मार हो रही है। कोई आपने मोबाइल में वीडियो बना के सोशल मीडिया पर लगा दी, एटीसी आप पे लग जाएगी। आप झूठ बोलें, आप माल बनाएं, आप जो मर्जी कानून तोड़ लें, वो उसके ऊपर आपको बड़े से बड़ा दफ्तर मिल जाएगा। अगर आपने सच बोल दिया आप पे एटीसी लग जाएगी। खैर, उस बेचारे को एटीसी में उठा के ले गए, धरना हुआ, सारा कुछ हुआ। अब क्या हो रहा है? अब अच्छा, आरओ कौन था जी? सेप्को का एक्सीएन, इलेक्शन कमाने का मास्टर होगा वो शायद, है ना? हो सकता है ना, मुझे तो नहीं पता। सेप्को में इलेक्शन की ट्रेनिंग भी होती है कि जी आप सेप्को में गए, आप इलेक्शन तो जरूर करवा सकते हैं। डीआरओ डीसी साहब, अब वो इलेक्शन जीत गए, टाउन कमेटी अब आ रही है तहरीक इंसाफ के पास। ये मुराद अली शाह साहब भी बाजू वाला हल्के में, वो भाई दफे मुराद अली शाह के बारे में बता दूं, अपने घर की यूसी हार गए। जो उनके घर की यूसी थी वो हार गए अल्हम्दुलिल्लाह। हैं किसी अच्छा, अब क्या किया उन्होंने? अब वो बॉक्सेस पड़े हुए हैं जी आरओ डीआरओ के पास, और अब क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं जी सारा रिकाउंट होगा, और डबल स्टैंपिंग कितनी पीछे कर बैठे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कस्टोडियन मैलिफाइड है, और ये अब फिर रिजल्ट चेंज करने के मूड में। और इन्होंने ही रखे थे ऑफिसर्स। हाँ, ये ऑफिसर्स भी इन्होंने ही रखे। हाँ, इन्होंने ही रखे हैं ना। खुद इलेक्शन कमीशन में जब हम गए, जब ये पेशियों भुगती, वहाँ शहीद गनी बैठा हुआ और एक दो मिनिस्टर और बैठे हुए इनके, और जो डीआरओ आरओ आ रहे थे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का, फलां डिपार्टमेंट का, फलां डिपार्टमेंट का, वो पहले आके बोले साईं, साईं के आगे पहले पाँव को हाथ लगाए, फिर जाए जाके खड़े थे इलेक्शन कमीशन के। भाई ये अगर अपने मिनिस्टरों के आगे कैसे खड़ा होगा? अगर इस तरह इलेक्शन करवाया है तो हमने तो इसलिए बल्दियाती इलेक्शन रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता था कि उस इलेक्शन के गुजरने के 2-2.5 महीने गुजरने के बाद भी ये किस तरह की धांधली कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ये बातें एक्सपोज करना ज़रूरी होती हैं, बताना ज़रूरी होती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह मुल्क में अभी भी समझता हूँ कि जितना एक्सपोज हो गया ये पूरा सिस्टम आवाम के सामने, अगला इलेक्शन जब होगा आवाम इनको इस तरह रिजेक्ट करेगी जैसे कि कभी तारीख में नहीं हुआ। आपकी बहुत मेहरबानी जी सर। आइन शिकनी पर सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और कासिम सूरी पर मुकदमा जो है वो चलाया जाए। एक तो उन्होंने ये मुतालबा किया। दूसरा ये बताएं कि कल कुछ एहसास हुआ कि काश अगर पीटीआई कौमी असम्बली के अंदर होती तो ये जो एक तरफा कानून साजी हो रही है उसमें कुछ तो रुकावट बनती। अच्छा देखें, पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे बताया कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान में, उन्होंने यहीं से दावा किया ना कि अमेरिका में बैठ के तो नहीं किया ना, वहाँ से दावा कौमी असम्बली में दावा किया। उनकी बात को वैसे हम जब असम्बली में मेंबर बैठे भी थे तो इतनी संजीदगी से कोई लेता नहीं था। अक्सर मैं देखता था जब वो तकरीर कर रहे हैं तो 4-5 जो साथ बैठे होते थे ना उनके आली मवाली, वो तो होते थे, बाकी उनके अपने लोग भी बाहर चले आते थे, क्योंकि वो आवाज़ ऐसी है ना कि वो बर्दाश्त से बाहर है। हमारे तो कम से कम मैंने आज तक उनकी तकरीर पूरी नहीं सुनी, बाहर ही चला जाता था। हालांकि मुझे कहा भी गया कि आप क्यों नहीं इसका जवाब देते, मैंने कहा इसको सुनेगा कौन, इसका जवाब देने के लिए इसको सुनना पड़ेगा, और जिसमें बर्दाश्त है। तो हमाद और मुराद ने बर्दाश्त की ताकत ज़्यादा थी मुझसे, ये आवाज़ सुनने की ब्रेक फेल हुई भी वो जवाब देते थे। तो इनकी बात को ज़्यादा सीरियसली लिया मत करें, ही मीन्स नथिंग, वो यानी कि वो उनको पता ही नहीं है वो क्या कह रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि हमें देखिए हमने असेंबली से इस्तीफ़ा क्यों दिया था, उसकी रीज़न बड़ी सिंपल थी, क्योंकि जब भी दुनिया में कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो फ़ौरन फ्रेश मैंडेट के लिए जाती है हुकूमत, जो भी आती है जिसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है, जो लेके आता है वो फ़ौरन फ्रेश मैंडेट के लिए जाता है इलेक्शन में। हमने इस्तीफ़ा दे दिया, हमने कहा कराओ, इन्होंने नहीं माना। नहीं मानने के बाद हमने कहा अच्छा नहीं मान रहे हम वापस आ रहे हैं, तो कह रहे हैं हम मान रहे हैं। अब स्टेट कोर्ट्स ने भी दे दिया है, तो ये तो एक पूरा बहुत डीप रूटेड तमाशा है। मैं तो सिर्फ ये सारी ताकत जो भी पाकिस्तान में ताकतवर तबके हैं जो मुल्क के फ़ैसले कर रहे हैं,
मेरी उनसे दोबारा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सारे मेरे भाई बैठे होते हैं, मैं एक ही आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि ये एक किताब है लिखी हुई, आईन पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आईन पाकिस्तान में ना बहुत सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइंड हैं, और उसके बाद जो आईन पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जिनमें क्लैरिटी चाहिए थी, उसमें PLD यानी कि केसेस भरे हुए हैं और जजमेंट भरी हुई हैं। अगर हम कानून और आइन के दायरे में रह के फैसले करेंगे, हमारा कोई ये इशू सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी ज़ात की यानी ज़ाती अना और गुरूर पे या बदला लेना है मैंने जी, वो ऐसे करके ये मुल्क डूब जाएगा, और जिसका बड़ा खदशा है। कल एक ट्वीट मैंने देखी कल कि इस्तांबुल से एक किसी ने ट्वीट की थी तस्वीर लगा के, इस्तांबुल से फ़्लाइट आ रही थी इस्लामाबाद, उस पूरी फ्लाइट में एक आदमी बैठा हुआ था, अकेला आया, तस्वीर लगाई कि ये कमाल है कि पूरे कैबिन में मैं अकेला बैठा हूं। तो वो कहता है मैंने जब पूछा स्टाफ से कि यार इतनी लंबी फ्लाइट है टर्किश एयरलाइन की, खाली आ रही है, तुम चला क्यों रहे हो? उसने कहा वापसी में सीटें नहीं मिल रही, भरी हुई जा रही है फुल। मतलब आपको पता है एग्जिडस हो रहा है, यहाँ से लोग निकल रहे हैं। आप में से हम में से जिसको भी मौका मिलेगा वो कहता है निकलो उधर से। मिलियन लोग जा चुके हैं। आपको वापसी में दुबई से कराची आना है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। हाँ, CM भी मैंने सुना कनाडा गए हुए लाइसेंस बनवाने किसी का। थैंक यू। और यहाँ से जाने की आप सीट करके दिखाएं ज़रा। रमज़ान में तो ट्रैवल कम होती है ना, वहाँ भी ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट में भी वीज़ों में टाइम ज़्यादा लगता है कम, यानी कि जल्दी बंद हो जाते हैं दफातर। आप सीटें देखें ज़रा। अब तो आप एमिरेट्स की टिकट ट्रैवल एजेंट देते नहीं, आपको क्रेडिट कार्ड पे लेनी पड़ती है। ट्रैवल एजेंट इशू ही नहीं कर रहा क्योंकि वो टिकट ले ही नहीं रहे, क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे। ये हाल कर दिया मुल्क। सर तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह साहब जस्टिस एक ऑर्डर पास किया उनकी बेंच, और उस ऑर्डर के अंदर उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि जी बरियत की जो दरखास्तें हैं वो कब कब लगेंगी। उसमें से एक वजह उन्होंने बताई कि जी जब कोई क्राइम ही ना हुआ हो तो बरी कर दें, ताकि अदालतों पे बोझ ना रहे, वो केसेस चलते ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ये मिसालें कब बनाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह की FIR काट रहे हैं, वैसे ऑफिसर्स, और ऐसे लोग जो इस तरह के केसेस को जजेस चला रहे हैं। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया, होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।